हेलो एंड वेलकम बैक। तो हम आस्वादन कर रहे थे शेखरिक जीवनी, एक काफ़ी दिलचस्प उपन्यास। अभी तक हमने शेखर के विद्रोहात्मक और अहमवादी प्रकृति को देखा और आगे हम देखेंगे कैसे शेखर किशोरावस्था पार कर यौवनावस्था की ओर जा रहा है। उसका वय संधि का काल है और शारदा का प्रवेश शेखर की वय संधि काल की अवस्था में होता है और इस अंधकार के पट पर बिजली की तरह थिरकती हुई आई एक रेखा शारदा। शेखर के जीवन में एक लड़की का प्रवेश। कौन है? शारदा। शेखर के पिता का बंगला बबूल के वृक्षों और झाड़ियों से घिरे हुए एक पहाड़ के अंचल में है। उनके घर के सामने तलहटी के पार के पहाड़ के शिखर पर एक छोटा सा पेड़ है जिसकी शाखाएं और पत्तियां मिलकर आकाश की पृष्ठभूमि पर अंग्रेजी एस अक्षर का आकार बना देती हैं। शिखर से कुछ उतरकर चारों ओर यह पहाड़ देवदारू, चीड़ और यूकलिप्टस वृक्षों के वन से घिरा हुआ है। यही सुदूर चित्र शेखर की चंचल आँखों का एकमात्र खाद्य है। अब देखिए, शेखर आगे बढ़ रहा है यौवनावस्था की ओर। उस समय उसके पिता का तबादला ट्रांसफ़र हो जाता है साउथ इंडिया में और वे एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है, यानी पहाड़ी अंचल है। एक चित्र जो शेखर को दिखाई देता है वो है एक छोटा सा पेड़ है जिसकी शाखाएं और पत्तियां मिलकर आकाश की पृष्ठभूमि में इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है एस वैसा प्रतीत होता है और शेखर की आँखों का एकमात्र खाद्य है वो दृश्य। शेखर की आंखें कैसी थी? जो किसी नूतनता के लिए प्यासी थी, है ना। बच्चों के मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है कुछ नए देखने की, लेकिन वो कहाँ रह रहे हैं? एक पहाड़ी प्रदेश में जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, केवल पेड़ हैं। और शेखर क्या है, अपने सब और परिव्याप्त एक स्वरता से उगता जाता है, यानी बोर हो जाता है। एकदम से मोनोटोनस लाइफ बच्चे को कभी पसंद नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं पसंद करेगा। शेखर के पिता उस देश में परदेशी हैं। उनकी उत्तर भारत की प्रांतीयता यहाँ दक्षिणी प्रांतीयता और सांप्रदायिकता में खो गई है। वे आदरणीय होकर भी बहिष्कृत हैं। होता है ना, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में आकर सर्विस के खातिर जब हम बसते हैं तो कई बार लगता है कि हम तो टोटल अजनबी हैं, बहिष्कृत हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि रीति रिवाज संस्कार सब अलग अलग हैं। आजकल तो स्थितियाँ काफ़ी बदल गई हैं, है ना। लेकिन उस ज़माने में शेखर को ऐसे लगा कि उनके पिता की जो ट्रांसफ़र हुई है साउथ इंडिया में और वहाँ आकर बसने पर उन्हें लगा कि वे तो एकदम समाज से बहिष्कृत से हो गए। और इससे उत्पन्न अकेलेपन के अलावा शेखर अकेलेपन की उस भयंकर अवस्था में भी है जिसमें संसार का सारा अन्याय, सारा धैर्य और भय, साहस और कायरता, उद्दंडता और विश्वास और संदेह, स्नेह और क्रोध, प्रेम और विद्वेष एक साथ ही भरा हुआ है। देखिए, ट्रांसफ़र हुआ है एक नए जगह पर, वो भी साउथ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडियन फैमिली साउथ इंडिया में आकर जब पहली बार जब बसते हैं तो एक अटपटा सा लगता है उनको। ऊपर से शेखर की जो एज थी, जो प्यूबर्टी की ओर जाने की, यौवनावस्था की ओर जाने की जो एज है, और उस एज की जो विशेषता होती है कि बच्चों को लगता है कि सारा अन्याय उसके साथ हो रहा है। कभी उसे साहस मिलता है तो कभी वो कायर महसूस करता है, कभी उसके मन में धैर्य और साहस इतना भर जाता है तो कभी वो अपने आप को एकदम कायर महसूस करने लगता है। कभी किसी के प्रति विश्वास होता है तो कभी संदेह। अनेक भूखों भूखा शेखर, स्वयं अपनी भूख को न पहचानने वाला शेखर, अपने किसी प्रश्न का उत्तर न पाकर सब और उपेक्षा और निराशा की दीवारें खड़ी पाकर अपने कमरे की खिड़की के आगे बैठ जाता था और आकाश में बिखरे से उस एस चिन्ह को देखता हुआ सोचा करता था, यह क्या मेरा ही नाम विधाता ने इस विराट शून्यता में लिख डाला है? क्या डेमोक्लस की तलवार की तरह यह शाप सदा ही मेरे ऊपर मंडराता रहेगा? अब देखिए, शेखर किस अवस्था में था। उसकी जो प्यारी बहन सरस्वती की शादी हो गई थी, वो अपनी ससुराल चली गई थी।
शेखर के बड़े भाई थे लेकिन वो कॉलेज में भर्ती हो गए थे। एक तो शेखर की माँ उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी और शेखर को भी अपने माँ के प्रति कोई खास लगाव नहीं था। तो एकदम से अकेला पड़ गया बालक। अनेकों भूखों भूखा शेखर, स्वयं अपनी भूख को न पहचानने वाला शेखर। कैसे अज्ञे जी शेखर की उस मानसिक अवस्था को शब्दबद्ध करते हैं। देखिए, स्वयं अपनी भूख को न पहचानने वाला शेखर, उसके अंदर एक भूख थी किसी के सामीप्य की, किसी के प्यार की, वो लेकिन पहचान नहीं पा रहा था। अपने किसी प्रश्न का उत्तर न पाकर सब और उपेक्षा और निराशा पा रहा था। उसे सभी पर गुस्सा आ रहा था। एक्चुअली उसकी अवस्था क्या थी? वो किसी का सामीप्य चाहता था, किसी का प्यार चाहता था, किसी ऐसे को चाहता था जो उसकी सुन सके। लेकिन जब ये सब नहीं मिल पाता उसे, तो वो चारों ओर उपेक्षा और निराशा ही पाता है, अपने आप पर ही चिढ़ जाता है। और बाहर देखो तो क्या दिखता है? उस वृक्ष की टहनियों से, जो शिखरों से, जो एस रूप से जो बना हुआ है, उसे देखता है। तो कहीं उसे लगता है कि अरे ये डेमोक्लस की तलवार की तरह हमेशा मेरे सिर के ऊपर ये ऐसी टंगा रहेगा क्या? तभी एक दिन माँ को एकाएक याद आया कि संसार में उनके अलावा भी कोई बसता है और उन्होंने मिलने की ठानी। शेखर के पड़ोस में, उस बिखरे हुए पहाड़ी इलाके में 5-5 मील का पड़ोस होता था। एक मद्रासी परिवार रहता था। अचानक शेखर की माँ को लगा कि भैया यहाँ आकर सेटल हो गए हैं तो पड़ोसियों से बातचीत तो करना ही है, थोड़ा मेलजोल तो रखना ही पड़ता है। और पड़ोसी कहाँ रहते थे? 5-5 मील की दूर पर पड़ोसी हुआ करते थे। निकट में पड़ोसी नहीं थे, थोड़ी दूरी पर थे। एक मद्रासी परिवार रहता था। उसके वयस्क प्राणियों को शेखर देख चुका था। वे एक आध बार मिलने आए थे। विदेश में शिक्षा पाकर उन्होंने सीखा था कि संसार यदि पृथ्वी पर फैला हुआ नहीं तो कम से कम अपने घर की परिधि से अधिक ही विस्तृत है। और उन्हीं की इस भेंट को लौटाने के लिए माँ उनसे मिलने जा रही थी। शेखर को साथ जाने की आज्ञा मिली थी, क्योंकि जिनके यहाँ जाना था वे हिंदी नहीं जानते थे और शेखर की माँ न उनकी भाषा जानती थी न अंग्रेज़ी। अब देखिए, शेखर की माँ ने डिसाइड किया कि पड़ोसी है, बहुत ही कम पड़ोसी है वहाँ पे, वो भी 5-5 मील की दूरी पर है, एक मद्रासी परिवार है। अब शेखर की माँ ने सोचा कि वो परिवार एक आध बार हमारे घर आ चुके हैं, अब हमारा वो बनता है, हमारा नैतिक मूल्य हमें सिखाता है कि हमें भी उनके घर जाना चाहिए। अब शेखर को साथ जाने की आज्ञा मिली। क्यों? क्योंकि शेखर की माँ केवल हिंदी जानती थी और वो जो मद्रासी परिवार है वो हिंदी नहीं जानती थी, लेकिन शेखर हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता था। तो शेखर को एक ट्रांसलेटर के रूप में ले जाया गया। नूतनता का भूखा शेखर खुशी खुशी माँ के साथ चल पड़ा। अब देखिए, बच्चा तो घर में बोर हो ही रहा था, तो वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ चल पड़ा। वे वहाँ पहुँच चुके हैं। यूकलिप्टस के वृक्षों का छोटा सा कुंज पार करके वे उनके बंगले में घुस आए हैं और प्रारंभिक परिचय इत्यादि हो चुका है। जब वह और उसकी माँ बंगले के बाहर लगे हुए तख्ते पर बंगले का नाम गरुड़ नीड पढ़कर भीतर घुसे, तब उन्होंने देखा बंगले के सामने घास पर गृहस्वामिनी बैठी है। अब देखिए, उनका जो नेबर है उनके घर वो गए हैं, तो उनके घर का नाम, उनका घर का नाम भी विचित्र था, गरुड़ नीड। और वहाँ अंदर जाकर उन्हें क्या देखा? बंगले के सामने घास पर एक लॉन है, वहाँ गृहस्वामिनी बैठी है और उसके पास एक युवती, और इन दोनों से कुछ दूर पर मटर की बेलों के मध्य में खड़ी एक लड़की फूल तोड़ रही है। पैरों की आहट सुनकर उसने चौंक कर नवागंतुकों की ओर देखा, फिर जल्दी से अपने खुले बालों में अटके हुए फूलों को छिपाती हुई अंदर भाग गई। तब दोनों बैठी हुई स्त्रियां उठी और स्वागत को बढ़ाई। किसी तरह परिचय हो ही गया, क्योंकि परिचय प्राप्त करने के लिए अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, वह तो मुस्कुरा भर देने से हो जाता है। अब शेखर और माँ पहुँच गए उस मद्रासी फैमिली के घर में। वहाँ 3 लोग थे। एक तो गृहस्वामिनी बैठी थी, पास में एक युवती बैठी थी और कुछ दूर पर खड़ी एक लड़की फूल तोड़ रही थी। और लड़की जैसे ही
समझती है कि कोई उनके घर आया है, वो अंदर भाग जाती है। सब लोग भीतर चले गए। एक सजे हुए कमरे में बैठे हैं। माँ कुर्सी पर बैठी हैं, पुत्र उसके पास ही खड़ा है। गृह स्वामिनी अंगीठी के पास लकड़ी के चौखट पर बैठी है और युवती उसकी पुत्री फर्श पर। सब चुप हैं। गृह स्वामिनी प्रतीक्षा में, पुत्री इसलिए कि उसका कोई कर्तव्य नहीं है, माँ इसलिए कि वह अंग्रेजी नहीं जानती, पुत्र पर ही आशा लगाए बैठी है। शेखर और उसकी माँ पड़ोस की फैमिली में पहुंच तो गए, लेकिन औपचारिक रूप से मुस्कुरा तो दिया, बैठ गए, लेकिन बातचीत शुरू करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम था। माँ तो केवल हिंदी जानती थी और जो मद्रासी फैमिली है वो हिंदी नहीं जानते थे। तो आशा शेखर पर लगी हुई थी क्योंकि शेखर तो दोनों भाषा जानता था, और पुत्र इसलिए चुप बैठा था कि इस नए संसार की अत्यधिक नूतनता में उसे कुछ भी कहने को नहीं मिलता है। वह कभी अपने पैरों की ओर देखता है, वे उसे अत्यंत भद्दे जान पड़ते हैं। अब देखिए, शेखर किशोरावस्था से यौवनावस्था की ओर जा रहा है, तो सारे लक्षण उसके व्यक्तित्व में झलकता है। उसे अब अपना शरीर ही बद्धा लगने लगता है। वो कॉन्शियस हो जाता है अपने शरीर के बारे में। अब तक तो उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि शारीरिक रूप से वो कैसे लगता है, लेकिन आज उसे अपने पैर बद्धे लग रहे हैं। और तब वो क्या करता है, वह दाहिने पैर को बाएं पैर के और बाएं को दाहिने के पीछे छिपाने का प्रयत्न करता है, और फिर यह सोचकर कि सब लोग मेरे उज्जड़पन पर हंस रहे होंगे, अपने को कोसता है। कभी अपने हाथों की ओर देखता है तो वे उसे बहुत बड़े बड़े बेहुदा और निकम्मे जान पड़ते हैं। उसके हाथ, उसके पैर, कुछ भी उसे प्रॉपर नहीं लगता। वह एक हाथ से दूसरे को पकड़कर सोचता है कि इन्हें कहीं छिपा दूं या काट डालूं, और कभी उसका ध्यान अपने कपड़ों की ओर जाता है तो संसार में कभी किसी ने ऐसे भद्दे कपड़े नहीं पहने होंगे। अपने खड़े होने के ढंग की ओर ध्यान जाता है तो ऐसे खड़ा है जैसे किसी सर्कस का जिराफ। देखिए, उसे अपना बैठना, उठना, खड़ा होना, उसका जो वस्त्र उसने धारण किया है, वो सभी उसे भद्दे लगते हैं। और यह सोचकर वह धम से बैठ जाता है। गृह स्वामिनी उसकी ओर देखती है तो सोचता है, यह सोच रही है कि इस जंगली को बैठना भी नहीं आता, अभागा बेचारा और अभागी वयसंधि। अब देखिए कितना कॉन्शियस हो जाता है एक टीनेजर, उसके शारीरिक रूप पर, उसके कपड़ों पर, उसके हाथ, उसके पैर, सब कुछ। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए है, जबकि सच तो यह है कि दुनिया को टीनेजर्स के बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन यहाँ शेखर को लगता है कि जब वो खड़ा होता है तो जिराफ सा लग रहा है, उसके हाथ एकदम लंबे लंबे, एकदम भद्दे, और जब वो बैठता है तो उसे लगता है कि अरे यह गृह स्वामिनी तो क्या सोच रही होगी कि इस जंगली को बैठना भी नहीं आता। अज्ञेय कहते हैं अभागा है शेखर क्योंकि बेचारा वयसंधि की अवस्था में है। वयसंधि यानी एक वय से दूसरे वय में प्रवेश काल। वय परिवर्तन के अनुसार शरीर और मन में परिवर्तन होता है। आपको पता ही होगा, मानव जीवन को कई अवस्थाओं में बांटा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वैसे किसी भी दो अवस्थाओं के बीच की संधि को वय संधि कहा जा सकता है, लेकिन अक्सर जब वय संधि हम सुनते हैं तो हमारे मन में किशोरावस्था से युवावस्था की ओर की जो संधि है वही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि टीनेजर जब यौवनावस्था की ओर जाता है तो काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, घर में भी और समाज में भी। तो इसीलिए इतना प्रॉब्लमैटिक है ये वय संधि, इसलिए ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है ये वय संधि। तो ये जो किशोरावस्था से युवावस्था की ओर जब बालक प्रवेश करता है, जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से शारीरिक बदलाव तो होता ही है, साथ ही अनेक प्रश्नों का अंधकार उन्हें घेरे रहता है। उन्हें लगता है कोई उन्हें समझ ही नहीं पा रहा है।
उन्हें क्या लगता है, कोई उन्हें समझ ही नहीं पा रहा है। अब शेखर को लगता है ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ बात चलती न देख कर। अब देखिए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पड़ोस के लोग आए हुए हैं, घर में बैठे हैं और सभी चुप बैठे हैं, आपस में मुंह देख रहे हैं, तो कितना देर चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कुछ बात चलती न देख कर गृह स्वामिनी ही एक चेष्टा करती है। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अब कुछ तो पूछना है, तो गृह स्वामिनी पूछती है शेखर से, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जिस घोर मनशक्ति को लगा कर उसने उत्तर में कहा, मैं घर ही पढ़ता हूँ, उसकी कोई क्या कल्पना करेगा। अब देखिए, उस एक उत्तर को बोलने के लिए शेखर इतना एफर्ट लेता है। वो कहता है, मैं घर ही पढ़ता हूँ, कोई परीक्षा दोगे? उत्तर में एक शब्द, और वह सोच रहा है कि वह शब्द भी बहुत है। केवल एक शब्द में वो उत्तर देता है। क्या कहता है? हाँ, मैट्रिक। तब उसकी माँ पूछती है, वे क्या कह रही हैं, और बताने लगता है। उसे क्षण भर जीवन मिल जाता है। अब शेखर की माँ पूछती है कि ये लोग क्या पूछ रहे हैं, तो शेखर को थोड़ा राहत मिलता है। एक दूसरा स्वर कहता है, बिना स्कूल गए परीक्षा दी जा सकती है? यह उस युवती का प्रश्न है। अब देखिए, ये स्कूल नहीं जाता है, घर पर ही खुद ही पढ़ाई कर रहा है, तो बिना स्कूल गए भी मैट्रिक की परीक्षा दी जा सकती है? ये प्रश्न पूछा उस युवती ने। हाँ। एक तीसरा स्वर कहता है, अरे यह कैसे? अब यह तीसरा स्वर किसका होगा? नेचुरली उस छोटी लड़की का। देखिए, वहाँ एक गृहस्वामिनी, एक युवती और एक छोटी लड़की थी। वो तो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है। वो पूछती है, अरे यह कैसे? वह चौंक कर देखता है। कमरे में उस लड़की ने प्रवेश किया है जो बाहर फूल तोड़ती हुई भाग गई थी। वह एक बार बड़ी बड़ी खुली आँखों से जल्दी जल्दी उसे देख जाता है, कहीं आंखें न मिल जाएं, और फिर अपने पैरों की ओर देखने लगता है। भद्दे पैर, अपने हाथों की ओर, निकम्मे हाथ। अब देखिए, लड़की जब पूछती है कि अरे यह कैसे संभव है कि आप स्कूल न जाएं और मैट्रिक की परीक्षा दें, यह पूछने पर शेखर उस ओर देखता है कि ये किसका स्वर है। तो ये उसी लड़की का स्वर है। जब इन्होंने इस घर में प्रवेश किया तो ये फूल तोड़ रही थी और भाग गई थी। अब वो वापस आ गई है कमरे में और पूछती है कि यह कैसे संभव है। अब शेखर के मन में उस समय भी अपने शरीर के बारे में, और शेखर उस समय भी अपने शरीर के बारे में कॉन्शियस है। वो अपने पैरों की ओर देखने लगता है और उसे लगता है कितने भद्दे पैर हैं। अपने हाथों की ओर देखता है तो एकदम निकम्मे हाथ लगते हैं। उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उसकी माँ कहती है, यह मेरी लड़की है शारदा, पर किसी के कुछ कहने के पहले ही वह अपना प्रश्न दोहराती है, बिना स्कूल जाए परीक्षा कैसे दी जा सकती है? अब लड़की एकदम जिज्ञासु है, काफ़ी क्यूरियस है। वो पूछती है कि भाई बिना स्कूल गए परीक्षा कैसे दी जा सकती है? थोड़ी देर मौन के बाद उसे ध्यान आता है, इस प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं दिया गया है। यह अशिष्टता है। इस बात को सोचकर वह और भी घबरा जाता है और उत्तर देने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। तब वह कहती है, क्या सोच रहे हो, उत्तर क्यों नहीं देते? अब ये जो छोटी लड़की है वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है। वो बिल्कुल शर्मीली नहीं है, यानी एक स्ट्रेंजर से बात कर रही है, लेकिन वो जो मन में पूछना चाहती है पूछ जाती है। लेकिन शेखर क्या है, शेखर को संकोच होता है खुलकर बात करने में। वो एकदम अटक जाता है, उत्तर नहीं दे पाता। तो लड़की बार बार पूछती है, क्या सोच रहे हो, उत्तर क्यों नहीं देते? कैसी बेहया है यह लड़की, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ तब भी इतने प्रश्न पूछती जा रही है। यही सोचते हुए वह देखता है कि लड़की के वेष्टन में भी लज्जा नहीं है। अब शेखर सोचता है मन ही मन, शेखर मन ही मन ज़्यादा बातें करता है। वो सोचता है कि लड़की भी कैसी है, बेहया है, अरे इसमें लज्जा भी नहीं है, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ और मुझसे पूछी जा रही है। उसके अभी तक कुछ गीले बाल जो बाहर खुले हुए थे अब एक रेशमी रिबन से बंधे हैं। शरीर पर वह एक सफ़ेद कुर्ती पहने हैं।
और एक एड़ियों से ऊंचा सफ़ेद लहंगा या पेटीकोट, और वह बिल्कुल निर्लज कौतूहल से उनकी ओर देख रही है, ऐसी दृष्टि से जो उसे अधिकाधिक व्यस्त करती जाती है और क्रोध भी दिलाती जाती है। अब लड़की एकदम फ्रैंक थी, एकदम स्मार्ट थी। वो शेखर को एकदम देखती है और प्रश्न पूछती है, और शेखर को लगता है कि ये लड़की भी क्या है, एकदम बेहया है। और इस अवकाश में सब चुप हैं। माँ शेखर से पूछती है, ये क्या कह रहे हैं? तो वह अपनी चुप्पी छिपाने के लिए टालते हुए धीरे से कहता है, कुछ नहीं। माँ भी तो माँ है, वह समझती है। बेटे से पूछती है, शर्मीले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शेखर उत्तर देता है, शाई। और कहते ही वह समझ जाता है और अपने को कोसने लगता है, और उसकी माँ मुस्कुराकर उसकी ओर उंगली उठाकर कहती है, यह शाई है। अब देखिए माँ अपने ही बेटे शेखर के बारे में क्या कहती है, यह शाई है, काफ़ी शर्मीला है। वे सब समझती हैं और हंस पड़ती हैं, पर अभी उसके अपमान का प्याला नहीं भरा है। अभी उसके धूल में पड़े हुए शरीर को रौंदा भी जाएगा। शारदा हंसकर उसकी ओर देखती हुई कहती है, गुड ग्रेशियस, सच अ बिग सिली बॉय लाइक यू। हे भगवान, इतना बड़ा लड़का और शर्मीला। माँ धरती, तू फट क्यों नहीं जाती? वह अपना अपमान नहीं सह सकता, उसे तू कैसे सह रही है? और यह बेहया लड़की तो पता नहीं क्या कह डालेगी। अब शेखर के लिए यही काफ़ी था। एक तो वो काफ़ी कॉन्शियस था अपने शरीर के बारे में, अपने हाथों के बारे में, अपने पैरों के बारे में। ऊपर से इस अनजान लड़की ने कह दिया कि इतना बड़ा लड़का और शर्मीला। आह, उसकी जान में जान आई। शारदा की माँ उसे डांट रही है। अवश्य चाहिए, नूतनता नूतनता है, पर ऐसी बेहयाई। अब देखिए शारदा की माँ उसे डांटने लगती है और शेखर इस बात पर खुश होता है। शारदा कुछ अप्रतिभ सी होकर उठी और चली गई। तब किसी न किसी तरह सभ्यता द्वारा निर्दिष्ट इस भेंट को पूरा करने के लिए बातचीत चलने लगी, पर उसका समापन अभी दूर था। शारदा फिर आई, अब की बार अपने बाएं कंधे पर बहंगी की तरह वीणा रखे हुए, आकर उसके पैरों से कुछ ही दूर हटकर फर्श पर बैठ गई। अब देखिए शारदा गई, शारदा की माँ ने उसे डांटा, वो गई अंदर, लेकिन फिर वापस आई, वीणा लेकर आई और शेखर के सामने ही बैठ गई। माँ ने बेटे से कहा, पूछो कोई वीणा बजाता है, बड़ी अच्छी लगती है। बेटा शारदा की माँ की ओर उन्मुख होकर कहता है, पूछती हैं कोई वीणा बजाता है, बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, शारदा बजाती है। वह चुप। इसके बाद वार्तालाप की स्वाभाविक गति क्या प्रेरणा करती है वह नहीं सोचता। शारदा से प्रार्थना करने का, कुछ भी कहने का काम उससे नहीं होगा। शारदा हंसती है, वीणा की तारें कांपने लगती हैं। उसका आत्मसम्मान कहता है यह अपनी मुखरता पर लज्जित है। उसकी बुद्धि कहती है अपनी माँ को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रही है। अब देखिए लड़की बहुत ही स्मार्ट थी, आकर वीणा बजाने लगी। टोटली स्ट्रेंजर्स थे शेखर और उनका फैमिली, फिर भी वो वीणा बजाती है। वे वय संधि के दिन थे, जभी तो नहीं तो शायद वह समझता कि ये दोनों ही कारण नहीं है। कारण है स्त्री प्रकृति का एक निगूढ़ तत्व, उसकी अत्यंत सुलभ एक बाहरी वैपरीत्य, जिसमें उसका सौंदर्य और उसकी सामंजस्यता छिपी हुई है। क्या कुछ छिपा हुआ है जो फूट निकला है वीणा के झंकृत तारों में से। एक तरफ उसे शारदा पर गुस्सा आता है कि उसके मौन रहने पर भी वो प्रश्न पूछे जा रही थी। एक तरफ उसे शारदा पर गुस्सा आता है कि बिना बुलाए ही, बिना पूछे ही वीणा लेकर आकर बैठ गई और बजाने भी लगी। लेकिन दूसरी तरफ उसे जान पड़ता है कि शारदा के केशों का सौरभ उसके सारे शरीर को एक स्नेह भरे स्पर्श से छूता जा रहा है, किंतु जहाँ वह छूता है शरीर झुलस जाता है और फिर उसे लगता है वो बादल के जैसे आकाश में बहा जा रहा है। शारदा के पार्श्व में संसार पार हो चुका है। फिर उसे जान पड़ता है
वह आग की लपटों की सांसें ले रहा है। उसे जान पड़ता है उसका दम घुट रहा है और वह देख रहा है शारदा के बालों के उस उद्दंड गुच्छ की ओर, एक अनंत को पार करके अनंत के पार तक। शारदा तनिक घूमकर उसकी ओर देखती है, एक चिढ़ाने वाली हंसी से, जो उसे देखते ही लुप्त हो जाती है। उनकी आंखें मिलती हैं। वह जो अब तक इसी डर से किसी की ओर अधिक देर तक नहीं देखता कि वह जान न जाए कि कोई मेरी ओर देख रहा है, आज इतने लोगों के सामने इस लड़की को देख रहा है। आंख झपकाता भी नहीं, झुकाने की बात ही क्या। देखिए कैसे लव एट फर्स्ट साइट आगे यहाँ रिवील करते हैं। पूरा संसार बैठा है, यानी कि पड़ोसी बैठी हैं, लड़की की माँ बैठी हैं, उसकी अपनी माँ बैठी है। लेकिन जब शारदा और शेखर की आंखें मिलती हैं, शेखर अब तक इसी डर से किसी की ओर ज़्यादा नहीं देखता था कि कहीं कोई जान न ले कि वो उसे देख रहा है। लेकिन आज क्या हुआ, नेचुरली हो गया ये। आज इतने लोगों के सामने इस लड़की को वो देख रहा है और वो आंख भी नहीं झपकाता, झुकाने की बात ही क्या। पर अनंत के पार झुला देने वाले क्षण लंबे नहीं होते। दोनों एक साथ ही आंखें झुका लेते हैं। ठीक उसी समय माँ कहती है, कहो बहुत अच्छा बजाती है। अब देखिए शेखर की माँ कहती है, कहो, उससे कहो कि वो बहुत अच्छा बजाती है। यह तो वह मरकर भी नहीं कह सकता। देखिए ये है अहमवादी शेखर। एक तरफ उसकी आंखें उलझी हैं शारदा के साथ, एक तरफ उसे लगता है कि वो शारदा के साथ ही बहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब उसकी माँ ने कहा कि ज़रा उसे कॉम्प्लीमेंट कर दो कि उसने अच्छा बजाया है, तो वो क्या सोचता है, यह तो मैं मरकर भी नहीं कर सकता। शारदा से नहीं, किसी भी व्यक्ति से नहीं। मतलब कि उसका ईगो, उसका अहम इतना अधिक है कि वो किसी के सामने एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि अमुक व्यक्ति ने अच्छा काम किया है। तो इसमें क्या है कि शेखर प्रेम करना चाहता है, उससे अधिक प्रेम पाना चाहता है, मगर प्रेम में बंध कर नहीं रहना चाहता। कृति की सबसे अधिक शक्ति शेखर के किशोर जीवन की ग्रंथियों के वर्णन में दिखाई देती है। अब देखिए दंभ शेखर की प्रधान चारित्रिक विशेषता है। वह जो है उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। प्रेम करता है, करना चाहता है, मगर यह व्यवस्था करता है कि प्रेमिका खुद उसके पास आ जाए। वह प्रेम पाना चाहता है, मगर प्रेम में बंध कर नहीं रहना चाहता। कृति की सबसे अधिक शक्ति शेखर के किशोर जीवन की ग्रंथियों के वर्णन में दिखाई देती है। माँ एक बार दबे क्रोध से उसकी ओर देखती है, पर कुछ कहने का समय तो है ही नहीं, इसलिए फिर कहती है, पूछो कौन सिखाता है। वह पूछ लेता है गृहिणी से, तो गृहिणी कहती है, मैं ही सिखाती हूँ। माँ के कहे अनुसार, तो आप भी जानती हैं? थोड़ा थोड़ा। आदेशानुसार आपसे भी फिर किसी दिन सुनेंगे। और मन ही मन, आज तो नहीं, आज के लिए बहुत सुन लिया है और नहीं सुन सकता। अब की बार बिना आदेश संगीत सीखने की मेरी भी बहुत इच्छा है, पर अवसर नहीं हाथ आता, कोई सिखाने वाला नहीं मिलता। यह बिना आदेश के, क्योंकि शारदा उठकर फिर भीतर चली गई है। अब देखिए, वैसे तो शेखर तभी मुंह खोलता था जब उसकी माँ रिक्वेस्ट करती थी कि कुछ पूछो, लेकिन इस बार शेखर ने स्वयं बोल दिया कि संगीत सीखने की मेरी भी काफ़ी इच्छा है, अवसर ही हाथ नहीं आता, कोई सिखाने वाला ही नहीं मिलता। भेंट समाप्त करने की तैयारी है। माँ उठ खड़ी हुई है। वह चाहता है कि शारदा के लौट आने तक रुका जाए। उसे विश्वास है कि वह आएगी, पर जिस प्रकार यहाँ आते समय राय नहीं ली गई थी, उसी प्रकार अब भी नहीं ली जाएगी। अब देखिए, वापस जा रहे हैं अपने घर। वो चाहता था कि शारदा को एक बार फिर देख ले। जब तक वह बंगले के फाटक तक पहुँचे, उसे जान पड़ता है कि किसी की शरारत भरी आंखें उसकी ओर देख रही हैं। उसकी पीठ पर ऐसी गुदगुदी सी हो रही है। वह लौट कर देखता है, उसका भ्रम था, और एक आवाज़ उसके कान में गूंजती है,
सच अ बिग सिली बॉय लाइक यू। और वह अपने घूमने की सफाई देने के लिए माँ से कहता है, माँ इस बंगले के नाम का अर्थ है गरुड़ का घोंसला, कैसा विचित्र नाम है। अब देखिए शारदा के घर से निकलते वक्त उसे शारदा से इतना अधिक अट्रैक्शन हो जाता है कि वो चाहता था कि एक बार फिर उसका दर्शन हो जाए, लेकिन शारदा आती नहीं सामने। तब वो निकलता है अनमने मन से और उसे न जाने क्यों लगता है कि शारदा उसे देख रही है। उसके पीठ में गुदगुदी होता है। कैसे एक टीनेजर के इन्फैक्चुएशन को अग्गे जी यहाँ व्यक्त करते हैं। उसे लगता है कि शारदा उसे घूर कर देख रही है और उसके पीठ में उस कारण गुदगुदी होती है और वो मुड़कर देखता है और उसे ये भी भ्रम होता है कि एक आवाज़ उसके कान में कह रही है, सच ए बिग सिली बॉय लाइक यू। लेकिन घूमने पर भी शारदा वहाँ दिखाई नहीं देती। नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते। उसकी अंधविश्वास की सर्वग्राहिनी लहर के आगे संदेह की कंदराएं, बुद्धि के पहाड़ सब समतल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। वैसे ही है वय संधि का, व्यक्ति मात्र के प्रति घृणा और विद्वेष के काल का प्रेम। अब देखिए जब नास्तिक व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करने लगता है तो दुगने आवेग से विश्वास करता है। ठीक उसी प्रकार वय संधि में होता है। जिस पहाड़ के आंचल में उसका घर है, उसकी चोटी पर से शारदा के घर के सामने वाले यूकलिप्टस वृक्षों का पुंज दिख जाता है और उनके ऊपर बंगला तो नहीं, बंगले का कोई अंश भी नहीं, किंतु उसकी चिमनी से उठता हुआ धुआं अवश्य नजर आता है। इसलिए वह पहाड़ की चोटी पर बैठकर उधर देखा करता है और बैठकर इस नूतनता पर विचार किया करता है। अब देखिए उस एक मुलाकात में वो अपना दिल दे बैठा। घर वापस पहुंचता है लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा शारदा के घर की ओर वो देखता रहता है। वह अभी तक नहीं जानता था कि उसे क्या हुआ है, वह क्या चाहता है, क्योंकि जब वह उस घर की याद, उस भेंट की याद करता है तब उसे दिखता है गृहिणी का मुख, याद आता है उसी का स्वागत। शारदा का तो कुछ भी याद नहीं आता सिवाय इसके कि जब उसके सब और अत्यंत निस्तब्धता छाई होती है तब उसे जान पड़ता है कि वह कहीं से वीणा का स्वर सुन रहा है और वह उसी की तरंग में बहने लगता है, उड़ने लगता है, भूल जाता है, विशालता में खो जाता है और फिर शून्य हो जाता है। तो शारदा के प्रति उसका जो अट्रैक्शन है वो उसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी उसका मन 2-2, 3-3 मिनट के लिए उस अतीन्द्रिय, निर्वेद, परम शून्यत्वमय अनुभूति को पा लेता है जिसे क्षण भर पाने के लिए ऋषि मुनि तरसते थे। अब देखिए ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं उस परम शून्य तत्वमय, यानी कि जहाँ हमारा माइंड एकदम फ्री हो जाता है, जहाँ हमें इस लौकिक जीवन का कुछ भी कंट्रोल नहीं करता, कोई भी टेंशन नहीं होता पति के प्रति, पत्नी के प्रति या फिर बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में, नौकरी के बारे में, उस अवस्था से परे ऋषि मुनि जाते हैं। कब जाते हैं? काफ़ी तपस्या करके। लेकिन शेखर इस छोटी सी अवस्था में उस स्थिति को पा लेता है, उस परम शून्यत्वमय अनुभूति को वो पा लेता है, उस अनुभूति को जिसमें वह संसार से एक रस हो जाता है और कुछ नहीं रहता और जिसका ज्ञान उसे उसकी समाप्ति के बाद ही होता है। तब जब सफ़ेद रेशमी रिबन का एक झटका उसे चौंका कर कहता है, सच अ बिग सिली बॉय लाइक यू, शारदा इतना प्रभावित कर जाती है शेखर को। तब एक दिन उसे इस चिमनी का धुआं भर देखने से संतोष नहीं होता। वह खोया हुआ सा उस घोंसले की ओर चल देता है जिसमें उसकी सारी भावनाएं सोती हैं। यूकलिप्टस के कुंज में घुसकर वह एक बड़े से वृक्ष की छाया में बैठ जाता है। ये पतझड़ के दिन हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष के नीचे लाल, भूरे और पीले पत्तों का ढेर लगा हुआ है जिस पर वह बैठा है। यहाँ से वह घोंसला दिखता है।
उसके सामने एक बड़ी सी खिड़की है जिसके शीशों के भीतर एक फूलदार पर्दा पड़ा हुआ है। अब देखिए, उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। ये जो आपस में देखने का, मिलने का, इस प्रकार इंतज़ार करना पड़ता था। अब शेखर शारदा के बंगले को कई दिनों से ताकता रहता है। उसके कानों में वीणा का स्वर आता रहता है, लेकिन अब उससे रहा नहीं जाता। वो देखना चाहता है, वो मिलना चाहता है। तो इसलिए वहाँ जाकर बैठ जाता है, यूकलिप्टस के कुंज में घुसकर एक बड़े से वृक्ष की छाया में बैठ जाता है। पर्दे के पीछे शायद कमरा खाली ही है, किंतु जो कुछ पर्दे के पीछे है वह दिख तो सकता नहीं। लेकिन वो अपनी अंतर्दृष्टि से देखता है कि तीनों स्त्रियां उसी कमरे में बैठी होंगी। उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती है। रूप नया है, वेश नया है, विन्यास नया है और प्रकाश नया है, किंतु बिजली की तरह दमक कर चेतना कहती है शारदा। और वह लज्जा से घुला जा रहा है कि कहीं वह उसे ऐसी परिस्थिति में देख न ले। वह पेड़ के पीछे छिपता है, फिर भागता है। उसने एक नई बात सीखी है। उसके पिता जिस समय दफ्तर गए होते हैं, तब दोपहर के 12-1 बजे वह अपने घर से निकलकर अपने पहाड़ की चोटी से कुछ दूर पर एक पथ के किनारे काही के बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसके तपे हुए बदन को उसकी नरम शीतलता अच्छी लगती है और वह इसी प्रतीक्षा में रहता है कि कब शारदा उस पथ से होकर आए। शारदा उस पथ से स्कूल जाती है और 1 बजे स्कूल में छुट्टी हो जाने पर उसी पथ से अकेली घर लौटती है, जहाँ पर वह बैठकर उसकी प्रतीक्षा किया करता है। वहाँ से होकर वह लगभग 2 बजे जाती है। स्कूल से वह 2 मील होगी और शारदा का घर उस स्थान से मील भर से अधिक। वह कभी सोचा करता है इतनी दूर चलते चलते शारदा थक जाती होगी, यद्यपि वह स्वयं 20 मील का चक्कर यूं ही काट आता है। शारदा जब वहाँ आती है तब रुकती नहीं, वह भी कुछ बोलता नहीं, चुपचाप वहीं पड़ा उसकी गति को देखा करता है। तब से जब पहले पहल मोड़ से निकलकर उसकी एक थकी हुई बाँह बस्ता संभाले हुए दिखती है, तब तक जबकि उसका श्वेत वसन दुबला शरीर एक बड़े से बबूल वृक्ष के पीछे छिपकर अदृश्य नहीं हो जाता और उसके पदरव की प्रतिध्वनि तक चुप नहीं हो जाती। पहले वह दूर ही से उसे देखा करता था, स्वयं प्रकट नहीं होता था। पर एक दिन जब वह प्रतीक्षा करते करते सड़क के किनारे पर एक ही जागती निद्रा में लीन हो गया था, तब शारदा ने उसे देखा था और दबे पांव पास आकर किताबों का बस्ता उसकी पीठ पर रख दिया था और वह चौंक उठा था, झेंप गया था, फिर एकाएक साहस से भर गया था। वह किताबें लेकर उसके साथ हो लिया था और वात्सल्य भाव से पूछ रहा था, तुम इतना बोझ लादे लादे थक नहीं जाती? इसी प्रकार चलते हुए वे शारदा के घर से कुछ ही दूर यूकलिप्टस के झुरमुट के पास तक गए थे और एक ही प्रेरणा से रुक गए थे। शारदा ने किताबें ले ली थी, फिर इस क्षणिक मौन को भंग करते हुए एक शरारत भरी हंसी हंसकर कहा था, द बिग सिली बॉय इज काइंड, और भाग गई थी। और वह अपने हाथ को देखता रह गया था, क्योंकि उसे भागती हुई शारदा का वस्त्र छू गया था। उस दिन के बाद वे नहीं बोले हैं, किंतु उनका मूक मिलन नित्य हो जाता है। वह जब उस मोड़ से निकलकर घनी छाया से अंधियारे उस काही के बिस्तर के पास से होकर जाती है, तब उधर देखकर मुस्कुरा देती है और चली जाती है, रुकती नहीं, वह भी नहीं बुलाता। जिस दिन से उसके हाथ से शारदा का वस्त्र छू गया है, उनमें एक मूक समझौता हो गया है कि वे उसकी पुनरावृत्ति का अवसर नहीं आने देंगे। यद्यपि वे शायद स्वयं नहीं जानते कि वे एक दूसरे से बचते से हैं, एक झिझक सी को छिपाते हैं। वस्त्र छू गया, शारदा का वस्त्र उसके हाथ छू गया।
तो एक अलग सा रोमांच सा हो गया। आपस में चाहते हुए, अट्रैक्शन होते हुए भी दूरी बरतने की कोशिश दोनों करने लगे। शेखर को मालूम है कि आज उसका स्कूल बड़े दिन की छुट्टियों के लिए बंद होगा। आज से 2 सप्ताह के लिए उसे शारदा के दर्शन नहीं होंगे। वह सोच रहा है कि ये 2 सप्ताह कितने लंबे होंगे जिसमें वह उसके दर्शन भी नहीं कर पाएगा। और इस विचार में वह खो गया है। कविता भूल गया है, कल्पना भी भूल गया है, शून्य बैठा है। उसकी आंखें भी आज उस पथ पर नहीं लगी हुई हैं। प्रतीक्षा है, किंतु शायद इस भाव ने कि वह दृश्य जरा सी देर में आँखों की ओट हो जाएगा, उसके ध्यान को दूसरी ओर प्रेरित कर दिया है। वह आज अपने पुराने सखा परली पहाड़ी के शिखर पर लगे हुए एस आकार के वृक्ष की ओर देख रहा है और पुरानी बातें ही सोच रहा है। वहां आकर उसके शून्यत्व को देखकर उसके पास खड़ी हो गई है, पर उसे सुध नहीं है। सुध आती है तब जब वह पूछती है, सिली क्या देख रहे हो? पर सुध में आकर भी वह एक दूरत्व से उत्तर देता है, उस पेड़ को देख रहा हूँ सामने पहाड़ पर। क्यों? यूं ही अच्छा लगता है। मैं वहाँ बहुत जाया करता हूँ, फिर तनिक रुक कर बड़े दिन की छुट्टियों में वहीं जाया करूँगा। जिस कंटकमय पथ पर न जाने का उनका मूक समझौता है, वह उससे बहुत निकट है। वह हटती है, फीके स्वर में कहती है, हमारा स्कूल 5 तारीख को खुलेगा। तुम क्या करोगी छुट्टियों में? पढ़ूंगी, और मैं आज कविता पढ़ता हूँ। शारदा उसकी ओर संदिग्ध दृष्टि से देखती है। कहीं फिर उसी पथ की ओर तो गति नहीं है, और कहती है, मुझे तो टेनिसन की कविता अच्छी लगती है। वह उसे कहने को है, मैं टॉसो के अनुवाद पढ़ रहा हूँ, पर उसकी एक कविता का स्मरण करके शर्मा कर चुप रहता है। वह जाती है तो वह कहता है गुड बाय, और फिर टासो की कविता का स्मरण करके मन ही में वन लॉन्ग गुड बाय। उसने कोई उत्तर दिया या नहीं, वह नहीं सुन पाया। उसने घर की किताबें टटोल टटोल कर टेनिसन का एक संग्रह पाया है, मैड और अन्य कविताएं। टोसो कहाँ पड़ा है उसे नहीं याद। वह इसी पुस्तक को लेकर अपने एस आकार वाले वृक्ष के नीचे जाकर बैठता है और विमनस्क सा होकर पढ़ता है। तो बड़े दिन की छुट्टियों के लिए स्कूल बंद हो जाता है। अब शारदा का और शेखर का मिलन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्कूल नहीं है। उसने उसे आने के लिए नहीं कहा, न शारदा ने ही कोई ऐसी इच्छा प्रकट की थी। अब उसने मात्र संकेत दिया था। उसने क्या कहा था, मैं छुट्टियों में इन पहाड़ियों में आया करता हूँ, और उस संकेत को शारदा समझ जाएगी, यह शेखर ने सोचा था। न शारदा ने ही कोई ऐसी इच्छा प्रकट की थी कि स्कूल बंद है लेकिन हमारा मिलन ज़रूरी है, ऐसा कुछ शारदा ने भी नहीं कहा। पर वह 3 दिन से यही सोचकर प्रतीक्षा में है कि शायद वह आए। 3 दिन से वही यही सोच रहा था शेखर कि शायद शारदा उस मिलन स्थल पर आएगी जिसकी ओर मैंने संकेत किया है, क्योंकि उसने उसे यह जो बता दिया है कि वह यहीं दिन व्यतीत करेगा, यानी यहीं प्रतीक्षा करेगा। देखिए, इनडायरेक्टली उसने सूचना दी थी कि मैं वहीं प्रतीक्षा करूँगा। क्या वह इतना भी नहीं समझ सकेगी? इसी विचार से उसकी आंखों का पढ़ा हुआ भी उसके मन में समाता जा रहा है, और वह चौंक कर देखता है कि वह उसी का एक छंद गुनगुना रहा है जिसे उसकी बुद्धि ने नहीं पहचाना, किंतु उसकी मन शक्ति ने परख लिया। अब देखिए, कविता जो सबकॉन्शियस माइंड में जो आता है मौड की कविता, इसलिए क्योंकि शारदा को उसकी कविताएं पसंद है, और वह आती है उतावली से, किंतु उसे बैठा देखकर ठिठकती है, रुकती है और विस्मय दिखाकर कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ? अब देखिए, शारदा के मन में भी शेखर से मिलने की तीव्र इच्छा थी। तो 3 दिन बाद वो आती है और शेखर को वहाँ बैठे देखकर ठिठकती है और ऐसा व्यवहार करती है कि अरे तुम यहाँ कैसे?
विस्मय दिखाती है और वे घूमने लगते हैं, इधर उधर भटकते हैं और निरर्थक बातें करते हैं, यद्यपि एक दूसरे की बात नहीं सुनते। इसी में प्रसन्न है कि दोनों साथ हैं। अब देखिए, दोनों के मन में एक अट्रैक्शन जाग गया है, दोनों साथ रहना चाहते हैं और इसी बहाने दोनों घूमते हैं। वे उस चोटी से उतरकर साथ के एक शिखर पर चढ़ते हैं। तब एकाएक न जाने कैसे उसे विचार आता है। शारदा का नाम भी एस से आरंभ होता है और वह घूम कर देखता है। उसका सखा एस वृक्ष वहाँ से आधा ही दिखता है। वह सहसा कहता है, एस फॉर शारदा। क्या? उस पहाड़ पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? देखूं कहाँ? वह देखो, दिखता है, एस लिखा है। नहीं तो, एस तो नहीं है, यहाँ से ठीक नहीं दिखता। ठहरो, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। उसने पहले बहुत बार देखा हुआ है और यदि वह पेड़ पर चढ़कर देख भी लेगा तो शारदा को तो दिखेगा नहीं। ये सब तर्क उसके ध्यान में नहीं आते। वय संधि के अहंकार में वह एक ही बात सोचता है कि उसके कथन की प्रामाणिकता स्वयं उनके लिए अकाट्य होनी चाहिए। अब देखिए, वय संधि में ये भी एक बात है, जब ईगो जाग जाता है तो उसने एक बार कह दिया कि वहाँ आकाश में एस सा दिख रहा है और उसे पता है वो एस की तरह दिखता है क्योंकि उसने कई दिन देखा है। लेकिन प्रामाणिकता स्वयं को प्रूव करने के लिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है। वह जल्दी जल्दी पास के एक देवदारू के वृक्ष पर चढ़ने लगता है। उस वृक्ष पर चढ़ना आसान नहीं है। उसका बदन छिल रहा है पर वह रुकता नहीं, कुछ सोचता भी नहीं। काफ़ी ऊपर चढ़कर वह देखता है, एस स्पष्ट दिख रहा है। विजय की हुंकार की तरह वह कहता है, वह है तो लो अपने श्रम का पुरस्कार। वह कहती है, मैं कैसे देख सकती हूँ सिल्ली। अब देखिए, लड़की काफ़ी होशियार है, वो नीचे खड़ी है। वो कहती है, मैं कैसे देख सकती हूँ सिल्ली। पता नहीं कैसे, शारदा की डांट से या अपने सिल्लीपन से, वृक्ष के दोष से या भाग्य की वामता से वह उतरते उतरते फिसल कर गिरता है, धम। और हंसने को उसके ऊपर गिरती हैं देवदारू की कुछ फुनगियाँ। वह पीड़ा की अनुभूति से पहले ही सिर उठाकर देखता है। शारदा ने देखा तो नहीं और वह दोनों हाथों से पेट पकड़े बड़े ज़ोर से हंस रही है। अब देखिए, पेड़ के ऊपर तो चढ़ गया बड़ी मुश्किल से और वहाँ से चिल्लाता है कि देखो एस दिख रहा है। और नीचे से शारदा कहती है, अरे सिल्ली, मैं नीचे से कैसे देखूं। तब उसे दुख होता है, इतनी मुश्किल से तो ऊपर चढ़ा था, तो नीचे उतरते हुए गिर भी जाता है। और गिरते वक्त ये डर लगा रहता है कि लड़की ने देखा या नहीं। लेकिन क्या होता है, लड़की तो दोनों हाथों से पेट पकड़े ज़ोर से हंस रही है। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं कि उसका मुंह छिल गया है, कि उसके चोट आई है, कि बाई एड़ी में मोच आ गई है। वह उठकर पागल सा तीव्र गति से एक और चल देता है। अब देखिए, 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था शारदा की, इंतज़ार कर रहा था, चाहता था कि शारदा आए। शारदा आई और उसे दिखाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, एस आकार का जो वृक्ष है उसे दिखाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, वो देख नहीं पाई। उसने उसे सिल्ली कहा और वो नीचे भी गिर गया। अब नीचे गिरा, उसका मुंह छिल गया, उसे चोट आई है, लेकिन लड़की हंस रही है। तो शेखर को एकदम गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, तीव्र गति से वह एक और चल दिया। शारदा हंसी भूलकर पूछती है, चोट तो नहीं लगी? तो उत्तर नहीं देता। इधर आओ देखूं तो। नहीं आऊँगा। नहीं आओगे? नहीं आऊँगा। और चलता जा रहा है। मेरे पास नहीं आओगे? नहीं, कभी नहीं, अनंत काल तक नहीं। और चलता जा रहा है, पर पहले से भी ज़रा धीमी चाल से, क्योंकि उसके मन में तो वो शारदा का सामीप्य चाहता है, लेकिन अभी थोड़े गुस्से में है। तो कहता है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वह फिर हंसती है, एक कांपती हंसी, किंतु हंसी तो है। और उसकी गति फिर तीव्र हो जाती है, यद्यपि पीड़ा बहुत होने लगी है। वो उस समय भी सोच रहा था कि अगर शारदा कहती है कि सॉरी भाई, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मुझे हंसना नहीं चाहिए था, तो वो शायद रुक जाता।
लेकिन शारदा उस समय भी हंस रही थी, धीमे से ही सही हंस तो रही थी। और इस पर क्या हुआ, उसे और पीड़ा होने लगी और वो और तेज चलने लगा। तो उस घटना के बाद शेखर क्या कहकर जाता है, मैं तुम्हारे पास अनंत काल तक नहीं आऊँगा, कहकर वो चल देता है।